कि किस तरीके से गरीबी से बच्चों के फ्यूचर जो वो दब जाते हैं, कैसे उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, बच्चे चाह के भी अपने आप को आगे डेवलप नहीं करा पाते। तो ये सब चीजों के बारे में हम लोग को स्टडी करना। तो ये स्टोरी थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और मतलब एक तरफ से आप कर सकते हो कि दिस स्टोरी हैज बीन रिटन, हैज बीन represented here by Anis Zang for what? To show the face of our society. हमारे समाज के चेहरे को उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करा है। तो थोड़ा सा इसको फोकस करके स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग इस स्टोरी को वर्कआउट करते हैं। एनिस जंग की इस स्टोरी को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मेरे को गार्बेज मतलब पूरे करकट मतलब कचरे जो है, कचरे के ढेर है, उसमें मेरे को 1 रुपए के सिक्के भी मिल जाते हैं। तो ये किसने बोला, क्यों बोला, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Why do you do this? आप लोग ये सब क्या कर रहे हो, ये क्यों तुम करते हो ऐसा? I ask साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dump of my neighborhood. एक लड़का है एनिस जंग जो है, वो अपने घर के मतलब कि घर के बरामदे में जहां भी ये खड़ी हैं, वहां से देखती है एक लड़के को, जिस लड़के का नाम है साहेब। साहेब जो है वो रोज सुबह उनकी मुलाकात हो जाती है। वो क्या करता है, इनके एरिया में कचरे बिनने को आता है, ठीक है। तो ये पूछते बच्चे एक बात बताओ, इधर आओ, ये क्या तुम कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो ऐसा तुम? साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब बहुत पहले अपने घर को छोड़ के यहाँ पे आ चुका है। सेट एमेट्स द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। इसका घर कहाँ पे था? ढाका मतलब जो कि बांग्लादेश में है। His home is not even a distant memory. अब कहने का मतलब इसका जो घर है वो एक तरह का धुंधला धुंधला, मतलब घर को अब याद ही नहीं करता, बिकॉज वो मतलब लगभग इसका बचपन यहीं से गुजरा है, ढाका में कभी गया नहीं है। There were many a storm that swept away their field and homes. His mother telling, उसकी माँ उसको बताती कि बच्चे हम लोग जब ढाका में थे ना, तूफान आया, बाढ़ आई, और कहने का मतलब हमारा घर, फील्ड, खेत सब का सब बर्बाद कर दिया, नहीं है। That's why they left, और इसलिए हम लोग उस जगह को छोड़ के यहाँ पे चले आए। Looking for gold in the big city where he now lives, और वहां से हम लोग ढाका को छोड़ के हम लोग यहाँ पे इंडिया में इस शहर में आए हैं, इसलिए बिकॉज यहाँ पे अपने फ्यूचर को तलाशने के लिए। I have nothing else to do. अब यहाँ पे बच्चा जो है थोड़ा सा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, डिसअपॉइंटेड भाव में बोलता है कि एक्चुअली मैडम अब कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो मैं करूँ क्या? लुकिंग अब देखते हुए नीचे की तरफ, गो टू ए स्कूल, तुमको तो स्कूल जाना चाहिए। आई से ग्लिबली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो दैट एडवाइस मस्ट साउंड। मतलब मैंने बड़े तरीके पे बोला भाई तुमको तो स्कूल जाना चाहिए, लेकिन तुरंत ही मेरे को अपना मिस्टेक समझ में आ गया कि भाई अरे ये लड़का मतलब इसको खाने के लिए नहीं है, ये बच्चा जो है वो ये कचरे को इकट्ठा करता है, सेल करता है, इससे जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से अपना जीवन यापन करता है, ये स्कूल कहाँ से जाएगा? तो मैंने अपने मिस्टेक को तुरंत ही भापा और फिर मैं अपने बातों को चेंज करने के मूड में आ चुकी थी। देखिए आगे पॉइंट क्या होता है। There is no school in my neighborhood. बच्चा जवाब देता है मैडम स्कूल जाना, everyone wants to go to a school to get higher education, but matter is that क्या चीज की, there is no school in my neighborhood, हमारे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं मैडम, तो हम जाए कहाँ पे? When they build one, I will go. और जब हमारे यहाँ स्कूल बनेगा तो पक्का है कि हम लोग स्कूल जाएंगे। स्कूल तो सब जाने, सब अपना फ्यूचर को बनाना चाहते हैं। अच्छा तो स्कूल नहीं है इसलिए आप स्कूल नहीं जा रहे हो, चलो ठीक है, आगे देखो क्या होता है फिर। If I start a school, will you come? I asked, half joking. मैं थोड़ा मजाक करते हुए पूछा। एनिस जंग ने मजाक करते हुए साहब से पूछा, अच्छा बात बताओ बच्चे, अगर मैं अपना स्कूल ओपन करूं तो क्या तुम मेरे यहाँ पढ़ने आओगे? Yes, he says, smiling broadly. चेहरे पे गजब की, ये इस बात सुनते उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो बोलता है क्या बात कर रहे हैं, मैं नेकी और पूछ एकदम हम लोग आएंगे, उसमें कोई फरबट नहीं है। A few days later, I see him running up to me. तभी कुछ दिनों के बाद मैंने देखा वो बच्चा दौड़ते हुए मेरी तरफ चले आ रहा है, बहुत तेजी में दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा है। मैंने देखा अरे भाई ये क्यों आ रहा है? Is the school ready? मैम क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है? जो आपने बोला था कि क्योंकि स्कूल रेडी हो गया तो मेरे को स्कूल में पढ़ना भी है। अब यहाँ पे मैडम बोलते हो अच्छा ये बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, बच्चे एक्चुअली स्कूल को बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है। आई से इम्प्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड। मेरे को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैं बड़ी वो होता ना कि सेम फील कर रही थी कि मैंने ऐसा उससे वादा कर दिया था जिस वादे का कोई मतलब ही नहीं था, जो वादा कभी पूरा ही नहीं किया जा सकता है। बट प्रॉमिस इज लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिंक वर्ल्ड। लेकिन कहने का मतलब जिस तरीके से मैंने सपने को दिखाया था उसको, उस तरीके के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको कंटिन्यू सपने दिखाते हैं।
उस तो कहने का मतलब गरीब जो होते हैं उनको उस तरह के सपने, वो हर स्टेप पे उनको उस तरह के ड्रीम्स मिल जाते हैं। तो खैर मेरे को बच्चे को ज्यादा उससे नुकसान नहीं, वो मतलब बच्चा ज्यादा ज्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हो भी, कुछ बच्चा जानता था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैडम ने बोला बच्चे स्कूल को तैयार करने में बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम, भैया सुनो ना इधर, ये हट जाएगा यार इस साइड से। थैंक यू। ओके तो चलो यहाँ पे आई तो यहाँ पे बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, लेकिन मेरी तरफ बहुत सारे वादे उसके इस अंधकार में जीवन में बनाए जाते हैं और टूटते भी हैं, तो इसलिए बच्चा जो है वो एडजस्ट कर सकता है। आफ्टर मॉन्थ्स ऑफ नोइंग, कई महीने तक मैंने उसको जाना समझा। आई आस्क्ड हिम हिज नेम, फिर लास्ट में मैंने उसका नाम पूछा, बच्चे एक बात बताओ तुम्हारा नाम क्या है? साहिब आलम, बच्चे ने अपने नाम को बताया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, बच्चे को अपने नाम के बारे में मतलब अपने नाम का मतलब ही नहीं पता था कि साहिब आलम क्या होता है। इफ यू न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, तो साहिब आलम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब इस ब्रह्मांड का मालिक, मतलब गॉड। अगर इस बच्चे को अपने नाम के बारे में पता चल जाए, नाम के मीनिंग के बारे में पता चल जाए, तो वास्तव में ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग, वो बच्चा इसके ऊपर तो विश्वास ही नहीं करेगा कि अरे क्या बात कर रहे हो, कचरा बिनने वाला आदमी जो दुनिया का मालिक कैसे हो सकता है, पॉसिबल। unaware of what his name represent, he roams the street with his friends, तो अपने नाम के बारे में तो कुछ जानता नहीं है कि क्या है नहीं है, अपने दोस्तों के बाद दिन भर इधर से उधर उधर से इधर घूमते रहता है। घूमने का मतलब क्या है, वो कचरे को इकट्ठा करता है। एन आर्मी ऑफ बियर फुट बॉयज, आर्मी ऑफ बियर फुट बॉयज मतलब इसके लेवल के बहुत सारे लड़के हैं जो रैक पीकर्स हैं, जो खाली पैर इधर से उधर घूमते हैं, सुबह में आते हैं और शाम दोपहर तक आपके गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कई महीने तक ये चलता रहा। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मैं धीरे धीरे उन लोगों से मिलते मिलते एक एक बच्चे को मैं पहचान चुका। अब यहाँ पे राइटर जो है देखो कैसे सारे बच्चों को जान रही है। फिर आगे क्या होता है, फिर ये क्वेश्चन करती है कि व्हाई आरंट यू वियरिंग चप्पल। अच्छा एक बात बताओ, मेरे एक बच्चे को पकड़ दिया, सुनो बच्चे इधर, ये मेरे को क्वेश्चन तो बता, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनता है, चप्पल क्या है तुम लोग का? तब बच्चे का रिप्लाई क्या होता है कि माय मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेफ, ही आंसर सिंपली, बड़े साधारण तरीके से जवाब देता है, एक्चुअली मैडम ऐसा मैटर है कि चप्पल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मेरी माँ जो वो अलमारी के ऊपर रखे हुए वो नीचे नहीं लाती है, ठीक है। एंड इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर माँ मेरे को ला के देती है तो मैं उसको लेकर फेंक दूंगा, मैं नहीं पहनूंगा। दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, जो कि शूज पहन रखा था, वो शूज कैसा था, मैच नहीं कर रहा था, एक ब्लैक था तो दूसरा रेड था, कहीं पे मिल गया होगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब मैंने उसके ऊपर कमेंट किया, बोला क्या बोला तू, तो वो अपने पैर को देखा और पैर को देख के कुछ बोला नहीं। I want shoes, मुझे शूज चाहिए। तीसरा एक बच्चा है वो बोलता है, who has never owned a pair of all his life, जिसने पूरी जिंदगी में अभी तक, खैर जिंदगी उनकी कितनी है, 15-16 साल उम्र हो रहा है, लेकिन अभी तक उनको एक शूज, मतलब अपनी लाइफ उन्होंने शूज नहीं देखा है। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, पूरे जब उनके गांव में इधर उधर में जब टहलती तो देखती कि जितने भी उस एरिया के बच्चे थे सब के सब खाली पैर ही हैं, जितने भी रैक पिकर सब खाली पैर हैं। मतलब ये पॉवर्टी को इंडिकेट कर रहा है, गरीबी को इंडिकेट कर रहा है। इन सिटीज ऑन विलेज रोड, गांव शहर हर जगह पे ये समस्याएं थी। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टेप बेयरफुट इज एन वन एक्सप्लेनेशन। तभी एक बच्चा दूसरा जवाब देता है, मैडम मैडम एक बात समझिए, ऐसा मत देखिए कि हम लोग के पास पैसे की कमी है, ठीक है, हम लोग भी मुकेश अंबानी से कम नहीं है, लेकिन कंडीशंस क्या है, कंडीशन यहाँ पे है कि हम, ये हमारा परंपरा है और हम अपने परंपरा को तोड़ नहीं सकते। हमारे पूर्वज, मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो खाली पैर रहे, इसलिए हम लोग भी रह रहे हैं। होता ना कि एंसेस्टर, हमारा जो ये हेरिटेज है, धरोहर है, जो कि हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसे की कमी है। अच्छा ये बात है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। तो मैंने इस चीज को समझा, महसूस किया, अच्छा ये बच्चे जो है इस तरह के एग्जांपल्स देके, ये एक एक्सक्यूज देके अपनी गरीबी को छिपाने की वो केवल कोशिश कर रहे हैं। खैर जो भी, अगर नहीं बताना चाहते तो क्यों उसके ऊपर प्रेशर देने की जरूरत है। राइटर जो है वो बैक चली आती है।
I remember a story a man from UDP once told me. मेरे को याद आ रहा है एक कहानी जो UDP एक जगह है UDP, वहां का एक बंदे ने मुझसे कहानी कहा था. कहानी क्या था कि as a young boy he would go to a school past an old temple. कि जब वो एक छोटा बच्चा था तो जब भी स्कूल जाता था तो जब भी वो स्कूल जाता था तो स्कूल के बगल में एक टेंपल था, वो टेंपल से गुजर के निकलता था. Where his father was a priest, जहाँ पे उसके पिताजी जो वो क्या है, पुजारी है. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वहां पे वो बच्चा 2-4 मिनट के लिए रुकता, प्रार्थना करता. क्या चीज, हम लोग अगर रुकेंगे प्रार्थना करेंगे तो क्या करेंगे भैया, 12th है, कम से कम 95 तो होना ही चाहिए. तो ये बच्चे का देखो क्या टारगेट है कि भाई कुछ नहीं हो, भगवान एक पेयर जूता ही दिलवा दो मेरे को, काम खत्म. तो 2 मिनट 3 मिनट का जो प्रेयर करता है वो उसका टारगेट क्या है कि शूज मेरे को चाहिए. 30 years later I visited his town and the temple. 30 साल बाद मैंने फिर से उसके शहर में एंट्री किया, उस मंदिर के पास में गई, which was now drawn in an air of. कहाँ है भाई, एयर ऑफ डेसोलेशन, मतलब वो जगह पे अभी ज्यादा भीड़ नहीं है, मतलब बहुत ही कम लोग वहां पे देखने को मिल रहे हैं. इन द बैक एट, पीछे की तरफ बात करोगे तो वेयर लिव न्यू प्रीस्ट, वहां पे एक नया पुजारी आ चुका है. देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक, वहां पे लाल व्हाइट कलर के प्लास्टिक के चेयर भी लगे, मतलब थोड़ा सा लाइफ स्टैंडर्ड बदला है उन लोगों का. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म, बच्चा जो है ग्रे कलर का यूनिफॉर्म पहना है, सॉक्स शूज पहना है, अराइव पैंटिंग एंड threw his bag on the folding bed. बच्चा हाफते हुए आता है स्कूल से और अपने बैग को एक साइड बेड पे फेंक देता है, ठीक है. लुकिंग एट द बॉय, बच्चे को देख के, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. तभी उस बच्चे को देख के मेरे को याद आता है, अच्छा आज से 30 साल पहले एक बच्चे ने माँ जो है, मतलब ये गॉडेस जो है, उनसे प्रार्थना किया था कि भगवान हमको एक शूज दिला दो. आज देखो ये बच्चे के पैर में शूज है, मतलब इन लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा बदल गया. इन लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड तो बदल गया, लेकिन रैग पीकर का क्या. ओके, लेट मी नेवर लूज देम. और बच्चे ने बोला था कि भगवान, मतलब मैं क्या, मेरा आने वाला जनरेशन जो है सबके पैरों में शूज हो, कभी खत्म, मतलब कि कभी हटे नहीं. द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उनकी प्रार्थना को एक्सेप्ट कर लिया. आज देख रहे हो यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिंस नाउ वर शूज. आज ये पुजारी के बच्चे की तरह दूसरे जो भी इधर उधर के लड़के हैं वो सब शूज पहनते हैं. लेकिन बात करें हम लोग रैग पिकर्स की, जो कि हमारे पड़ोस में रहते, वो आज 30 साल पहले भी उसी कैटेगरी में थे, आज भी उसी कैटेगरी में, मतलब उनके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट है या फिर आपके सोसाइटी के लोग हैं, वो जैसे थे वैसे हैं. उनके लाइफ के स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए नोबडी इज टेकिंग एनी स्टेप. तो यहाँ पे राइटर देखिए किस तरीके से टचमेंट कर रहे हैं. प्रीस्ट मतलब पुजारी के जो बच्चे एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के साथ वो कंपेयर करके दिखा रही हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो देखते देखते करोड़पति हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करोड़पति थे, हैं और हमेशा वैसे ही रह जाते हैं. फिर आगे आइए क्या करते हैं हम लोग. My acquaintance with the barefoot rag pickers led me to सीमापुर. अब जैसा कि आपने कि मेरे जो पहचान का बच्चा था, कौन हमारा ये था, ये साहेब आलम, वो प्लस विद द barefoot rag pickers, दूसरे rag pickers जो बच्चे थे वो सब मुझे सीमापुरी एक जगह है जो कि कहाँ पे है, दिल्ली से सटे हुए एक जगह पे है, मतलब दिल्ली पे कुछ माइल दूरी पे ही है वो, और ज्यादा बड़ा वो मेटाफोरिकली मतलब कि उतना ज्यादा डेवलप जगह नहीं है. Those who live here are squatters. Squatter का मतलब इंट्रूडर होता है. इंट्रूडर का मतलब होता है कि ये 1971 में जब आपने देखा था कि अब ये आप 1971 का जो वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था जिसमें बांग्लादेश को तैयार किया गया था, तो इसमें आपने देखा क्या चीज कि वहां से जो वॉर हुआ था उस समय वहां बांग्लादेश से जितने भी लोग माइग्रेट करके हमारे देश के अंदर इंटर किए, वो सब यहीं पे स्क्वाटर के रूप में यहीं पे सीमापुरी में जाके स्टे कर गए, यहीं पे रहते हैं. तो स्क्वाइटर मतलब कि जिनका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो दूसरे देश के बंदे आपके देश के अंदर इंटर करते हैं और बिना आइडेंटिटी के यहाँ पे रह रहे हैं. तो 1970 का जो वॉर था उसके बाद बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे. तो साहेब का परिवार भी उसी में से एक था, ठीक है. सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, मतलब सीमापुरी उस समय खाली जगह था, लेकिन आज इट स्टिल इज, आज भी खाली जगह है, वहां पे ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन अब एम्प्टी नहीं है, मतलब जंगली टाइप में जगह था, वहां पे कोई रोड की व्यवस्था नहीं थी, एकदम प्योर रिमोट एरियाज था. तो था, आज भी रिमोट एरियाज है, लेकिन आज एम्प्टी नहीं है. रीजन बिकॉज आज यहाँ पे हजारों की संख्या में रैग पिकर जो उन लोगों ने अपना मिट्टी का घर और
जिसका छत जो है वो टीन से या फिर तिरपाल और पाल से उन लोगों ने डेकोरेट करके रखा है, नहीं है, उस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपनी बस्ती बसा ली है। यहाँ पे ना बाथरूम की सुविधा है, ना ड्रेनेज की सुविधा है, यहाँ पे पानी पूरा कचरे की तरह पानी, जैसा मैं छपरा का तो अभी कंडीशन आप देख ही रहे हैं, इस तरह का कंडीशन वहां पे अभी आप देखने को मिलेगा। लगभग 10,000 रैक पिकर्स यहाँ पे रह रहे हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन They have lived here for more than 30 years without an identity। 30 साल से यहाँ पे ये बंदे रह रहे हैं, इनकी कोई अपनी पहचान नहीं है और न इनके बारे में कोई जानने की कोशिश भी करता है। विदाउट परमिट्स बट विथ राशन कार्ड, इनके पास कोई परमिट भी नहीं है लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, जिससे इनको क्या कर रहा है, जिससे इनको कुछ अनाज अनाज मिल जाता है, ठीक है। तो इनको भी अपने पहचान की कोई रिक्वायरमेंट होता नहीं कि हम लोग बिना आधार कार्ड, हमारी आइडेंटिटी है, तो इनको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट क्या है कि भैया हमको 2 टाइम खाना मिल जाए, हमको कोई भी किसी तरह की कोई आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये लोग भी ज्यादा स्टेप नहीं लेते और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट ने भी इस तरह कोई स्टेप नहीं लिया। इफ एट द एंड ऑफ द डे we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain। अब यहाँ देखो कितना तरीके से वर्कआउट किया गया है। अब यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि भाई बाप, अगर हमारा परिवार 2 टाइम खाना मिल जाता है हम लोग को, मतलब रात को खाना, एक्टिंग मतलब पेट में दर्द होना, कि अगर होता है कि अगर हम खाना ना खा के सोए तो दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो अगर हमारा परिवार का हर मेंबर जो है वो रात को कुछ खा के सोता है जिससे कि हमारे पेट में दर्द ना हो, तो हम लोग को अच्छा है ये जगह, हम लोग यहाँ पे रहना पसंद करेंगे उस बांग्लादेश के वो ढाका के जगह से, जहाँ पे कोई भी अनाज अनाज हमारा नहीं होता था। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि भाई वहां तो कुछ नहीं था, यहाँ पे खाना तो मिल जा रहा है ना, पहचान मिले या ना मिले। वहां पे पहचान था लेकिन खाना नहीं था, यहाँ पे खाना है लेकिन पहचान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, सबको खाना है। फिर आगे से क्रॉप, से ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटूड साड़ीज। अब कुछ लेडीज हैं जो कि फटी पुरानी साड़ियों में है, वो लोग इस चीज को बोलती हैं कि मैडम सब कोई तो खाना चाहता नहीं है, तो हम लोग बड़े खुशनसीब अपने आप को महसूस करते हैं जिस रात हमारे फैमिली के हर मेंबर कुछ खा के तब सोते हैं, उनके पेट में दर्द ना हो। When I asked them why they left their beautiful land of green field and river, जब मैंने इस क्वेश्चन उनसे पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी इतने खूबसूरत बांग्लादेश, इतना हरियाली वाला देश है, उसको छोड़ के आप यहाँ पे क्या करने आ गए इतने ज्यादा मतलब कि रिमोट एरियाज में। तो इन लोगों ने इस स्टेटमेंट को दिया कि मैडम रिमोट एरिया हो चाहे कुछ हो, 2 टाइम खाना मिल रहा है ना, यही काफी है। वो हरा भरा देश है लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं है। खैर जो भी है, wherever they find food, they, जहां भी हम लोग को खाना मिलता है, जैसे बंजारा को आप लोगों ने देखा होगा, जो बंजारे लोग होते हैं, जहां भी उनको घर खाने का कुछ सुविधा मिले वहीं पे वो लोग टेंट वेंट लगा देते हैं, वहीं पे स्टे कर जाते हैं। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं कि भाई जहां हम लोग को खाना मिलता है दे पिच देयर टेंट दैट बिकम्स ट्रांजिट होम, और वहां पे वो लोग क्या करते हैं, टेंट वेंट लगा के अपना टेम्पोररी घर तैयार कर लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहां पे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उसके बाद अपने पेरेंट्स का सपोर्ट करने लगते हैं अर्निंग में। सपोर्ट क्या करना है, रैक पिकिंग करके करना है। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मेंस रैक पिकिंग, और ये जो सीमापुरी का जगह था, यहाँ पे सर्वाइविंग करने का मतलब है कि आपको रैक पिकर ही बनना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। So the years it has acquired the proportion of fine art, garbage to them is gold। अब यहाँ पे लगभग बड़े लंबे समय से ये लोग वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसमें वो ट्रेंड हो चुके हैं, मतलब वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। और गार्बेज की बात करें तो गार्बेज उनके लिए क्या है, तो गोल्ड के रूप में है। क्यों गोल्ड है, क्योंकि गार्बेज को बेच के वो लोग पैसे को अर्निंग करते हैं, जिससे कि उनका लाइवलीहुड आगे बढ़ते है। इट इज देयर डेली ब्रेड, और ये डेली ब्रेड है, रूफ ओवर देयर हेड इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ। अब ये जो गार्बेज है उसको मार्केट में सेल करके वो लोग पैसे कमाते हैं, जिससे वो लोग खाना खाते हैं, अपने सर के ऊपर छत रखते हैं, छत चाहे वो छत चू ही रहा है उससे कोई मतलब, त्रिपाल ही है उससे कोई मतलब नहीं है, टेंट ही है उससे कोई मतलब नहीं है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। तो ये तो बड़े लोग सोचते हैं, लेकिन बच्चे के लिए ये कुछ और है। बच्चा जो है गार्बेज को कुछ और जानता है, समझता है। बिकॉज बड़े लोग जो है देखते हो ना कि वो अगर 200-400 रुपए मिलता है तो वो सोचते हैं भाई कि ये पैसे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्जी वब्जी घर के लिए सारी व्यवस्था रखेंगे। बच्चों को मिलेगा तो यार 200-400 रुपए मिले, चलो मेले में कुछ खाते हैं, जलेबी खाते हैं, ये वो जो भी है। तो पेरेंट्स इसको सोचते हैं कि भाई जो पैसे मिलेंगे उससे में 2 टाइम खाना मिल जाए, छत के ऊपर छत हो जाए, लेकिन बच्चे कुछ और सोचते हैं। क्या सोचते हैं, आगे बढ़िए। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपीज। अब देखो पहला स्टार्टिंग का जो पॉइंट था वही यहाँ पे आ गया कि कभी कभी मेरे को 1 रुपए मिल जाता है, इवन 10 रुपीज, कभी कभी तो गार्बेज में 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहब जो है जब ये बोलता तो उसकी आंखों में गजब की चमक होती है, नहीं है।
when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrolling. अब यहाँ पे देखो क्या बोलता है फायर की, जानते हैं मैडम कंडीशंस क्या है कि जब अगर आपको पता चल जाए कि इस गार्बेज में सिल्वर कॉइन है, तो क्लियर है कि आप ये नहीं देखोगे कि हम नहाए क्या है, कि आप उस गार्बेज में सर्च करना शुरू करोगे बिना थके। for there is hope of finding more, क्योंकि आपको उम्मीद होता है कि अच्छा एक सिल्वर कॉइन मिल गया तो अच्छा हो सकता है कि फिर दूसरा भी सिल्वर कॉइन यहाँ पे मिल जाए, तीसरा सिल्वर कॉइन मिल जाए, चौथा मिल जाए। तो ये ग्रीडनेस आपकी बढ़ती चली जाती है और आप वर्क करते चले जाते हो। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. अब बच्चे और पेरेंट्स दोनों के हाथ में अगर 100 रुपीज है, तो दोनों 100 रुपीज का वैल्यू अलग अलग समझ रहे हैं। पेरेंट्स सोचे कि वो 100 रुपीज का सब्जी लेके आएंगे, फैमिली खाएगा, बच्चा सोचता है कि 100 रुपीज है, चलो दो चार समोसे खाएंगे और काम खत्म। तो इस तरीके से दोनों, तो यहाँ पे भी बता रहे कि गार्बेज का मतलब दोनों के लिए अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चे को लिए ये गार्बेज जो वो क्या है, तो वंडर मतलब होता है कि आश्चर्य, जैसे में वो जानते हैं, बच्चे जानते हैं कि इसमें अगर हम लोग सर्च करेंगे तो इसमें से वो सिल्वर कॉइन अगर मिलेगा जिसको हम लोग खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर। जबकि पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं भाई इस गार्बेज को बेच करके हम लोग पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, वर्कआउट, पैसे जो मिलेगा उससे हम लोग अपना फैमिली का सर्वाइवल करेंगे। तो ये दोनों के अलग अलग पॉइंट्स हैं। One winter morning I see साहेब standing by the fence gate of the neighborhood club. एक दिन की बात है, एक सुबह ठंडी का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम है, मैंने देखा कि साहेब जो है वो मतलब कि हमारे पड़ोस में एक क्लब था, उस जगह पे वो बच्चा खड़ा है चुपचाप, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, जिस देख रहा है कि दो बंदे जो है, दो यंग मैन जो है वो व्हाइट ड्रेस में है और प्लस टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, बच्चा बोलता है कि मेरे को गेम पसंद है, मतलब ये टेनिस जो गेम है वो मुझे पसंद है, कि हमको अपने अंदर ही भन बनाता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो बाहर पे खड़ा होकर देख रहा है, देख के सेटिस्फाइड है, बोले चलो भाई खेलने को नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, देख रहे हैं ना, यही काफी है। आई गो, मैं मतलब अनीस जंग जो है उनके पास पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है, इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहां पे अंदर कोई नहीं था, इधर चला गया भाई वो, मैं मुकेश का परिवार कहाँ पे आ गया यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हो कि साहेब जो है वो क्या करता है, एक सेकंड रुक जाइए, आ रहा है। तो साहेब जो है, आई समटाइम फाइंड रुपीज, हाँ, तो एक सुबह आपने देखा कि साहब को ये देखती है कि भाई वो खड़ा होकर क्या देख रहा है, तो गेम देख रहा है कि बच्चे जो है खेल रहे हैं दो बंदे। तो फिर तो ये बोलता है कि भाई जब मतलब कि जो क्लब जो ये पार्क है इसमें जब कोई नहीं रहता है, तो व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट, कि जब कोई नहीं रहता तो मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, और जो गेट कीपर है मतलब इसको जो देखभाल करने वाला बंदा है वो मुझको अलाउ कर देता है, मैं झूले थोड़ा बहुत झूला भी झूल लेता हूँ। साहब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहब जो उसने भी टेनिस शूज पहन रखा है, लेकिन that look strange over his discolored shirt and socks, लेकिन उसका जो शर्ट है, जो पैंट जो भी उसने पहन रखा, उससे वो जो शूज है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। समवन गिव देम टू मी, वो लड़का बोलता है कि जानती है मैडम ये शूज मेरे को किसी ने दिया है। किसी ने दिया मतलब क्या हो सकता है कि यूजेबल नहीं है, यूजलेस है, किसी ने फेंका, फेंकने पे अच्छा कि चल भाई ये ले ले, तुम ही यूज कर ले। He says in the manner of an explanation, वो explain करते हुए बोलता है कि the fact that they are declared shoes of some rich boy who perhaps refused to be here। अब वो बोलता है कि जानती है मैडम वो जो कि ये पैसे वाले जो बंदे हैं उन लोगों का ही क्लियर था कि उन्हीं का शूज था, उन लोगों ने कहीं होल हो चुका था, उसमें बेकार हो चुका था, उसको फेंकने पे अच्छा कि इसको इन लोगों ने दे दिया था। लेकिन इससे साहब को कोई मतलब नहीं है, वो पैसे वाले लड़के उनको इससे मतलब था कि शूज में होल है मैं कैसे पहन सकता हूँ, लेकिन साहब उसको ही पहन के पूरी तरीके से वेल सेटिस्फाइड है, हैप्पी है वो। द फैक्ट दैट दे आर डिक्लेयर्ड शूज ऑफ सम, ओके ये तो मैं बता दिया आपको। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट इवन, अब जो खाली पैर होता नहीं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जो खाली पैर है जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसको फटा हुआ शूज भी मिल गया तो वो काफी है उसके लिए, वो उसमें ही खुश है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जूता तो मिल चुका, लेकिन जिस गेम को देख रहा है वो गेम तो वो नहीं खेल सकता, वो उसके पहुंच से बहुत ही ज्यादा दूर है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, मैंने देखा कि साहब जो है वो मिल्क बूथ के पास जा रहा है, मैंने जहाँ पे दूध उठाया जाता है।
इन हिज हैंड इज अ स्टील कैंस्टर, मतलब होता है ना कि स्टील का कैंसर जिसमें दूध लेके आना जाना होता है, वो उसके हाथों में है। आई नाउ वॉक, मैं उससे मिली, बोले बच्चे इधर सुनो साहब, तुम तो वो बैग लेके आता था रैक पिकिंग वाला, ये तुम ये कैंसर स्टील का लेके, ये कहाँ पे जा रहा है तुम? तो यहाँ पे अब ये बच्चा एक्सप्लेनेशन देता है कि मैम एक्चुअली ऐसा मैटर है कि आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं जब वो जो रोड है ना, रोड के साइड में जो टी स्टॉल है, मैं वहां पे काम करने लगा हूँ, ठीक है। इससे वो दिखा के बोलते, देखिए मैडम वो जो दुकान है वहां पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर हाथ दिखाते हुए बोलता है, आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मैडम 3 टाइम खाना मेरे को मिलता है, प्लस 800 रुपए भी मेरे को मिल जाते हैं। डज ही लाइक, मैंने पूछा अच्छा एक बात बताओ बच्चे, क्या तुमको तुम्हारा जॉब पसंद है? मैंने उससे पूछा तुमको तुम्हारा जॉब पसंद है? His face I see has lost the carefree look, मैंने उसके चेहरे पे देखा कि वो चेहरे पे वो जो केयर फ्री एक्सप्रेशन था वो गायब हो चुका है, अब वो दबाव में है, वो अंडर प्रेशर है। The steel cancer seemed heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his soldiers। अब आपने देखा कि वो जो स्टील कैंस्टर जो है वो ज्यादा वेटेड है, किसकी अपेक्षा? वो जो एक बैग लेके आता था उसमें रैक पिकिंग करता, वो कचरे बिनता था, वो लेके जाता था। दूसरा ये भी देख रहे हो कि वो जो रैक पिकिंग का काम करता था वो उसका अपना प्रोफेशन था। he was independent during that time, he was the master of his own business, but now he was under the control of his master। अब यहाँ पे उसके ऊपर कोई दूसरा बंदा कंट्रोल कर रहा है। तो क्लियर है कि उस समय he was independent, but now he is not independent। The gangster belonged to the man who owns the tea shop। साहब is no longer his own master। अब साहब की बात करोगे, अब ये होता है ना कि अब किसी पक्षी को, किसी चिड़िया को, बर्ड्स को लेकर पिंजरे में रख दो, बोलोगे हाँ बच्चे खुश हो ना, हैप्पी हो ना, तो क्लियर है कि सबको एवरीवन लव्स क्या चीज, फ्रीडम, सबको ये फ्रीडम पसंद है। तो उस तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि साहब जो है उतना ज्यादा खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी है, अंडर प्रेशर उसको ये वर्क करना पड़ रहा है। नहीं है, तो ये है साहब की कहानी, नहीं है? तो ये स्टोरी है। और अब चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग चलते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुझे कार चलाना है, मेरे को कार चलाना सीखना है। ये कौन बोलता है, किससे बोलता है, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। मुकेश insists on being his own master। I will be a motor mechanic, he announced। मुकेश जो है ये सोचता है कि वो खुद अपना मालिक बनेगा, वो किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। वो आई विल बी, मैं खुद अपना मोटर मैकेनिक बनूंगा, उसने ये इस चीज को अनाउंस किया। डू यू नो, तभी मैडम यहाँ पे एनिस जंग जो पूछती है, राइटर पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार? ठीक है, तुम कार का मोटर मैकेनिक बन जाओ, कार के मालिक बन जाओ, सब बन जाओ, लेकिन ये मेरे को बताओ कार के बारे में कुछ पता होता है तुमको? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। क्या बात कर रहे हो भाई, मैं कार चलाना सीख लूंगा ना। उसने जवाब दिया, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में एकदम सीधे देख के, मतलब गजब का कॉन्फिडेंस उसके अंदर था। उस कॉन्फिडेंस के थ्रू उसने बोला कि एकदम मैं कार चलाना सीख लूंगा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his own Firozabad, famous for its bangle। अब उसका ये जो सपना था, वो सपना जो था वो कैसा था? मिराज, मतलब कि मतलब एक इमेजिनेशन, एक फिक्शन की तरह था, जो कि फिरोजाबाद के जो गलियां है जहाँ पे डस्ट है, उस डस्ट पे आप केवल देख सकते हो, उसको पूरा नहीं कर सकते, ठीक है। और फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस था? तो बैंगल्स, चूड़ियों के लिए फेमस था। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, मैंने हर पहला दूसरा परिवार जो फिरोजाबाद का है वो इस बैंगल बनाने पर, चूड़ियों के व्यापार में इंगेज है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिली, ये आपके हिंदुस्तान का सेंटर है जहाँ पे ग्लास को पिघला के और यहाँ पे चूड़ियां बनाई जाती हैं, जहाँ पे बहुत सारे फैमिली जो है वो इंगेज है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जनरेशन बाई जनरेशन, जैसे में आपने देखा कि रैक पिकिंग, सीमापुरी का जो जगह है वहां के जो एंसेस्टर थे वो भी रैक पिकिंग करते थे, उनके जनरेशन भी वही, उनके आने वाले जनरेशन भी वही कर रहे हैं, मैंने कोई सुधार नहीं। उस तरीके से ये भी फिरोजाबाद का जगह है, यहाँ पे जनरेशन बाई जनरेशन इन लोगों ने फर्नेसेस, मतलब भट्टी के पास ग्लास को वेल्डिंग करना, बैंगल्स बनाना, पूरी मतलब कि फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इन सेम, मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी लेडीज लग रहा है उन सबके लिए यहीं पे चूड़ियों का व्यापार होता है, चूड़ी बनता है। मुकेश फैमिली इज अमंग द, मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क। आपने देखा कि चाइल्ड, वो होता है क्या, चाइल्ड लेबर एक्ट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं जानता कि भाई बच्चों को काम नहीं कराना ये इलीगल है, ऐसा कोई भी नहीं जानता।
कि भाई इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर इस भट्टी में, लेकिन उसके बावजूद भी ये बच्चे जो है वो वर्क कर रहे हैं, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इन डेंगी सेल विदाउट एयर, मतलब क्या चीज, एक ऐसा रूम है जिसमें कोई बालकोनी टाइप में नहीं है, जहाँ पे हवा हुआ कुछ भी आ सके, खिड़की भी नहीं है, लाइट भी नहीं आ रही है। इसके बाद इफ इम्पोर्ट, आवाजें आप लोग क्या आ रही हैं? नेक्स्ट आइए, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हाई है, वहां पे कोई हवा हुआ आने का, लाइट आने का कोई संभावना नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई कानून यहाँ पे अप्लाई नहीं किया जा रहा है। कुड गेट, अगर यहाँ पे वास्तव में कोई रूल अप्लाई कर दिया जाए, अगर बाई फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ पे दबाव दे, तो लगभग यहाँ पे 20,000 बच्चों को बचाया जा सकता है इन भट्टियों से, जहाँ पे बच्चे दिन रात वर्क करते हैं, जिससे उनकी आंखों की रोशनी से लेकर अलग अलग तरह की बीमारियों के वो शिकार होते हैं। मुकेश की आंखों की बात करोगे तो वो भी, मुकेश आज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, मुकेश जो है अपने घर पे मुझे लेके जाता है। क्यों भाई? विच ही प्राउडली से, ऊपर एक गर्व से बोलता है, जानती है मैडम मेरा घर जो अभी अभी मेरा घर नया बना है, ठीक है, वीवॉक हमारा घर अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरी तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं, चलिए हम अपने घर आपको दिखाते हैं। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेंस चौक विद गार्बेज। जब हम लोग क्या करते हैं कि वो ऐसे गलियों से होकर गुजर जहाँ पे गंदे एकदम स्मेल, बहुत ही बदबूदार स्मेल आ रहा है, प्लस चारों तरफ गार्बेज ही गार्बेज दिखाई दे रहा नहीं है। पास्ट होम से एक घर से दूसरे घर हम गुजर रहे हैं, दैट रिमेन्स हॉवल्स विद क्रम्बलिंग, जहाँ पे हमको घर कैसे मिल रहे हैं, तो घर के दीवार जो है वो टूटे हुए हैं, लकड़ियां भी, दरवाजे भी एकदम पुराने कैटेगरी पे, कहीं कोई खिड़की नहीं है, मतलब गजब का, मतलब एक तरह का समझ लो कि स्लम्स एरिया, जैसे महाराष्ट्र में आप जाओगे तो वहाँ पे स्लम्स एरिया एक है, उस तरीके से ये जगह की बात कर रहा है। फिर क्राउडेड, यहाँ पे गजब की फैमिली जो है, ह्यूमन एनिमल सब एक साथ रह रहे हैं प्रिमिटिव लाइफ में, नहीं है प्रीमेबल स्टेट, मतलब कि पुराना जो प्राचीन काल में जो आदिवासी रहते थे उस तरीके से यहाँ का सिचुएशन एकदम। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वही उसी तरह का एक घर है, उस घर के सामने ये बच्चा जो है जाकर रोक देता है मुकेश को, देखिए मैडम रुकिए यहीं पे। बैंक से, वो भी आयरन डोर विथ हिज फुट, वो क्या करता है कि अपने पैर से जो दीवार, मतलब कि लोहे का आयरन दरवाजा, उसको धक्का देके फाइट करता है, पुश करता है, ओपन करता है, और उसके बाद हम लोग इंटर कर जाता है। वी इंटर है हाफ ब्यूट से, हम लोग जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि भाई घर भी है, तो उसका आधा ही छत अभी तैयार है, वो भी क्या है, वो जो घास फूस से छत जो है वो किया हुआ है, छत मतलब कि पक्का घर नहीं है। इन वन पार्ट ऑफ, उसके एक कोने में थैस्ट विद द डेड ग्रासेस, मतलब कि कुछ गाय भैंसे खाने वाली घास रखी हुई है, दूसरी तरफ जाकर तो फायर स्टोव, मतलब वो जहाँ पे खाना बनाया जाता है वो सब रखा हुआ है स्टोव। वी सिट ए लार्ज वेसल, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बर्तन रखा हुआ है, और उसमें स्पाइंड लिव्स, मतलब ये पालक के पत्ते जो है, पालक जो है वो रखी हुई है, जिसको वो लोग आज बनाने वाले हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन की बात करोगे तो इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, मतलब एल्यूमिनियम के बड़े बड़े बर्तन है, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल, जिसमें कुछ और भी कटे हुए सब्जियां रखी हुई है। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मतलब होता है जो कमजोर, नहीं है, तो एक लेडीज जो बहुत ही वीक दिखाई दे रही है, वो पूरे परिवार के लिए क्या कर रही है, खाना बना रही है, ठीक है। शो आईज फिल्ड विद स्मोक, उसके भी आंखें जो एकदम, होता है कि पहले के टाइम में, आज से 10-15-20 साल पहले आप देखोगे कि लोग फूक फूक के खाना बनाते थे, नहीं, ये वो चूल्हे पे जो खाना बनाया जाता था, तो उसके जब वो फूक रही है तो उसके धुएं जो उसके आंखों में पड़ रहे हैं, फिर भी वो स्माइल कर रही है, मुस्कुरा रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश, एल्डर, ये मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है, ठीक है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन दिखाई कैफे कैफे रहा है कि भाई बहुत ही बड़ी हो चुके हैं। सी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू, मैंने बहुत कम उम्र की, आपने देखा कि पहले के टाइम में चाइल्ड मैरिज होता था, तो उस तरीके का ये सिचुएशन है कि बहुत कम उम्र में इस लड़की की शादी हो गई है, और इसको घर में एज ए बहू सबको रेस्पेक्ट देना है, जिसको डॉटर इन लॉ भी हम लोग बोलते हैं घर की। ऑलरेडी इंचार्ज, मतलब इसके ऊपर 3 लोगों का वर्कआउट है, मतलब 3 लोगों के लिए इसको खाना बनाना है, वर्क करना है, ठीक है। तो कौन कौन है, तो पहले तो उनके हस्बैंड है मुकेश, हर हस्बैंड है, मुकेश है, और उनके फादर है, ठीक है। When the older man enter, जब भी कोई बड़े आदमी घर के अंदर इंटर करते हैं तो सी जेंटली विथड्रॉ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वो क्या करती है, चुपचाप वो जो टूटा हुआ दीवार है उसके पीछे जाके खड़ी हो जाती है, ठीक है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर, और अपने वो घूंघट को सामने देखना। हमारे गांव साइड में इस तरह के पॉइंट होते हैं कि जब भी हमारे बड़े होते हैं तो हम लोग अपने चेहरे को, हमारे यहाँ की लड़कियां जो होती हैं, जो बहू होती है, वो इस तरह के करती हैं, अपने चेहरे को नहीं दिखाती हैं। तो ये हमारा कस्टम है, ये कस्टम का डिमांड है, नहीं, ये हमारा एक कल्चर है, जिस कल्चर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप इस घर की बहू हैं। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। अब यहाँ पे सिस्टम था कि भाई कि अगर
जो भी बहू होती है, बहुएं होती हैं उस समाज में, कि अगर वहां पे कोई भी बड़ा आदमी, एल्डर बंदा, कोई भी जेंट्स अगर आता है तो आपको घूंघट अपने चेहरे के सामने रख ही लेना पड़ता है। ये एक तरह का कल्चर उन लोग का है। तो गरीबी है लेकिन फिर भी अपने कस्टम को फॉलो कर रहे हैं। In this case, the elder is an empowers bangle maker. बड़े लोगों की बात करोगे तो वो लोग क्या कर रहे हैं, तो बैंगल बनाने का काम कर रहे हैं वो लोग, डिस्पाइट लॉन्ग ईयर ऑफ हार्ड लेबर। अब ये बड़ा बंदा, मतलब इसके फादर मुकेश के पापा की बात की जा रही है कि वो इतना लंबा उन्होंने वर्कआउट किया, इतना लंबा स्ट्रगल किया है। सबसे पहले उन्होंने टेलर का काम किया है, फिर बैंगल मेकर का काम किया है, उसके बाद उन्होंने क्या किया है, इतना काम करने के बावजूद भी एक अच्छा खासा घर नहीं बना पाए हैं। Send his two sons to school, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए हैं। All he has managed to do is teach them what he knows, और केवल उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया, कैसे बैंगल बनाना है, बस इतना ही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। It is his कर्म, his destiny, says मुकेश ग्रैंडमदर। अब मुकेश की ग्रैंडमदर बोलती, करे क्या बताया जाए भाई, ये तो हमारा भाग्य है, ये हमारे भाग्य में यही लिखा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal? जिस लेडीज ने, मतलब मुकेश की ग्रैंड मदर ने देखा है कि उनके हस्बैंड जो है वो ऑलरेडी ये काम करते थे, और कैसे इसके धूल कण से उनकी आंखें पहले खराब हुई और फिर धीरे धीरे अलग अलग बीमारियां होते हुए उनका डेथ भी हो गया था। तो बोलती ये तो हमारा कर्म है, तो कर्म है तो हमको तो ये करना ही है, उसमें तो कुछ व्यवस्था नहीं है। तो जवाब देती है, born in the caste of bangle maker they have seen nothing but bangles। अगर बैंगल्स मेकर के घर में जन्म लोगे तो सीप कहां से देखोगे, यहाँ पे बैंगल्स ही आपको दिखाई देंगे, आपको बैंगल्स ही बनाने सीखने पड़ेंगे, इसमें कोई फन बट नहीं है। फिर आगे होता है कि इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी, मतलब फिरोजाबाद के हर घर में, हर गली में, हर जगह पे जहां देखो सब के सब चूड़ियों का व्यापार, मतलब यही इसी बिजनेस में लोग सब के सब इंगेज है। स्पाइरल ऑफ बैंगल, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, मैंने अलग अलग तरह के ये कलर्स जो है, इस कलर्स के यहाँ पे बैंगल्स बन रहे हैं। लग रहा है कि इंद्रधनुष की तरह पूरा मार्केट ही यहाँ का डेकोरेट है। लाइन मॉल्स इन द अनकेम्प्ड यार्ड, मतलब उधर नीचे में आपका यार्ड, मतलब क्या बोलते हैं, आंगन टाइप में, वहां पे वो सब लोग रखा हुआ है। आर फील्ड ऑन द, माने वो थोक एक गट्ठर की तरह कर करके उन लोगों ने रखा हुआ है। पोस्ट बाय यंग मैन along the narrow lines of the shiny town, और उसको जब तैयार हो जाता है तो उसको जो यंग मैन है उसको मार्केट में ले जाके सेल कर देते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ द फ्लेम फ्रीकिंग ऑयल, और रात के टाइम वो लोग क्या करते हैं, दिया लालटेन जो भी है वो जलाते हैं, उसमें बच्चे लड़कियां जो है, फादर मदर सब बैठते हैं, बैठ के क्या करते हैं, फिर वेल्डिंग का काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब दिन रात सुबह शाम बस उनका यही काम है, इसी से उनको अपना अर्निंग करना है। मतलब इससे आगे वो लोग कुछ सोच नहीं रहे ना, उनका जनरेशन कुछ सोच रहा है। Their eyes are more adjusted to the dark, मतलब उनकी आंखें गजब, मतलब कि अब अंधेरे में भी काम वो लोग करते हैं। हाथ कटने उठने का, अब ग्लास का काम कर रहा है तो क्लियर की रिस्क भी है, लेकिन वो लोग इतने ज्यादा ट्रेंड हो चुके हैं कि इससे उनको कोई खतरा नहीं है। दैट्स व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट। कभी कभी ऐसा होता है कि अंधेरे में काम करते करते ये लोग क्या करते हैं, ट्रेंड तो होते हैं लेकिन अपनी आंखों की रोशनी जो है वो बर्बाद कर लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सविता यंग गर्ल, अब यहीं पे एक लड़की है उन्हीं के गांव में, सविता, ठीक है। ए यंग गर्ल इन ए ड्रैप पिंक ड्रेस, पिंक कलर का ड्रैप ड्रेस पहनी है, वो भी ड्रैप मतलब कि बहुत पुराना है, उसके कलर लगभग हट चुके हैं। सिट्स अलोंग साइड एंड बड़ी लेडी जो उसके बगल में जाकर वो बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास, वो क्या करती है, ग्लास के टुकड़ों को जोड़ने का काम कर रही है। एज हर हैंड्स, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, अब आपने देखा उसके हाथ जब कंप्यूटर की तरह मूव कर रहे हैं, ठीक है, लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, मशीन की तरह, मानी गजब का ट्रेनिंग उसने लिया है। आई वंडर इफ शी नोज द sanctity of the bangles she helps make। अब मैं सोच रही हूँ कौन नैरेटर, मतलब एनिस जंग बोरी के, अच्छा यार ये लड़की जो चूड़ी बना रही है, क्या इस चूड़ी की पवित्रता के बारे में इस लड़की को पता भी है। इट सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, मतलब ये भारत की जो नारियां होती है उनके सुहाग का प्रतीक होती है। ऑस्पिशियसनेस मतलब बहुत ही ज्यादा पवित्र होता है, शादियों में इसको बहुत पवित्र माना जाता है। इट विल डाउन ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर, मतलब यहाँ पे इसको बोलते कि जिस दिन इस लड़की की भी शादी होगी, इसको रेड घूंघट मतलब कि इसको वेल डेकोरेट किया जाएगा, मेहंदी उंदी लगाई जाएगी, तब उस दिन इसको चूड़ियों का मतलब जो है वो समझ में आएगा। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, उस दिन वो जो है ब्राइड बनेगी, दुल्हन बनेगी। Like the old women beside her who became one many years ago, कि भाई यहाँ पे जो बगल की लेडी है ये, इनका भी कभी आज से कई साल पहले इनकी शादी हुई होगी,
तो आज इस तरीके से तो ये लड़की भी एक दिन इसको महसूस करेगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर वेस्ट, अभी भी उसके हाथों में चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आई, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नस नहीं खाया। अब वो एक लेडी जो है, ओल्ड लेडी, वो बोलती है कि भाई कितने दिन हुए, पेट भर खाना भी हम लोग को नसीब नहीं हुआ। शी सेज इन ए वॉइस, मतलब वो बहुत ही ज्यादा मतलब उत्साहित तो नहीं है जो भी है। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील, एक टाइम, दो टाइम की बात हो, एक टाइम भी पूरी जिंदगी में मैंने सुबह चाहे शाम चाहे दोपहर कभी भी भर पेट खाना मैंने नहीं खाया। मतलब गजब की गरीबी को यहाँ पे दिखाया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट का इधर क्या ध्यान है, कुछ भी नहीं। That's what she has raped her husband, an old man with a flowing beard says। उस बगल में उसके हस्बैंड है जिनके दाढ़ी बड़े बड़े हैं, वो भी बोलते हैं हाँ हाँ क्या बताएं हम। I know nothing except bangles, मैंने चूड़ी बनाने को छोड़ के और कुछ भी आज तक नहीं सीखा। All I have done is make a house for the family to live, मैंने पूरा जिंदगी जो मैंने काम किया, लाइफ वर्क किया, इससे मैंने क्या किया, तो एक छोटा सा ये घर मैंने, ये मैंने घर बना लिया है, ठीक है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। मतलब ऐसे उस स्टेटमेंट को बता रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा अचीवमेंट उन्होंने अचीव कर रखा है, नहीं है कि भाई मैंने घर बना लिया है, जो भी है। He has a roof over his head, he has a roof, अब हमारे घर के, हमारे सर के ऊपर एक छत है, ये तो बहुत बड़ी बात है। The cry of not having money to do anything except carrying on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home। अब आप देखते हो कि लोग इस चीज को देख रहे हैं कि भाई ये चूड़ी के व्यापार को करने पे उतना ज्यादा पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं आ रहे हैं, लोग रो रहे हैं, खाने नहीं मिल रहे लोगों को, फिर भी उनके पास कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, वो इस बिजनेस में इंगेज है। The young man echo the lament of their elders। अब ये young man जो है वो क्या करते हैं, जब बड़े लोग जब निकल जाते हैं तो उसका कष्ट जो है इनके ऊपर चलाता है, young के ऊपर चलाता है। मतलब जनरेशन बाय जनरेशन ये बिजनेस जा रहा है। देख रहे हैं कि हमारे ग्रैंडफादर जो थे चूड़ी बना के कुछ नहीं कर पाए, फिर भी हम वही काम कर रहे हैं, फिर अपने आने वाले जनरेशन को भी वही काम करने के लिए बोल रहे हैं। जबकि ये यहाँ पे होना चाहिए कि भाई हमारा जब जनरेशन इससे कुछ नहीं कर पाया तो हम लोग को ट्रैक बदलना चाहिए, दूसरे ट्रैक पे देखते हैं, वहां पे भी आजमाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, नहीं हमारा ये जनरेशन, ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा ट्रेडिशन है, इसको हम छोड़ के सकते हैं, ये चलना है। इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव थॉट्स, कंजर्वेटिव आइडियाज। लेकिन देखो क्यों नहीं, वो प्रोफेशन को अपना क्यों नहीं बदल पा रहा है, उसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे years of little है, okay, the young man echo the, तो आप देखते हो कि जो बड़े लोग चले जाते हैं तो उनकी जगह पे वो छोटे जो है young है वो चले आते हैं, वो इस कष्ट में चले जाते हैं। little has moved with time, समय के बाद कुछ बदलाव हुआ है, it seems, लगता तो है। फिरोजाबाद में years of mind numbing toil have killed all initiative and ability to dream। मतलब ऐसा सिचुएशन यहाँ की गवर्नमेंट ने बना रखा है, या फिर यहाँ के लेवल, या फिर समझ लो कि यहाँ का मतलब सोसाइटी ऐसा बन गया है कि बच्चे जो है सपना देखने की जो एबिलिटी उनके अंदर है, उस एबिलिटी को उन लोगों ने खत्म कर दिया है। मतलब यहाँ पे कोई सपना ये नहीं देख सकता कि हम बैंगल बनाने, मतलब बैंगल सेलर के बाद भी हमारा लाइफ कुछ हो सकता है। मतलब गजब का यहाँ पे सप्रेशन किया गया है इन लोगों का। Why not organize, अब यहाँ पे राइटर जो है वो बोलती है क्या, इसके एक बात बताओ तुम लोग, why not organize yourself into a cooperative, तुम लोग क्यों नहीं अपने आप को ऑर्गेनाइज करके एक अपना कोऑपरेटिव एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो। I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their father and forefather। अब मैंने कुछ ऐसे ग्रुप के लोगों से पूछा जिनके फादर या जो भी लोग थे, ग्रैंडफादर जो भी थे, वो सब के सब इसी काम को करते हुए डेथ कर चुके हैं। उन लोगों से मैंने पूछा कि आप लोग क्यों नहीं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हो, क्यों नहीं दूसरे सेक्टर में जाने के बारे में आप सोच रहे हो। इवन इफ वी गॉट ऑर्गेनाइज, तब तक वो कुछ लोग जवाब देते हैं कि मैडम क्या हम लोग बताएं, अगर हम लोग ऑर्गेनाइज होते भी हैं तो वी आर द वंस, हम लोग वो हैं who will be hounded up by the police। अगर हम लोग कुछ करते भी तो पुलिस हमको मारेगी, पीटेगी, हमारे ऊपर चिल्लाएगी और हमको जेल में जाकर बंद कर देगी कि तुम ये इलीगल काम कर रहे हो, जो भी है। देयर इज नो लीडर, कोई यहाँ पे लीडर भी नहीं है मैडम हमारे बीच में जो हमारे समस्याओं को समझ सके। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, जो हमारी प्रॉब्लम को कुछ अलग तरीके से देख सके। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, हमारे फादर भी ये सब करके थक चुके हैं मैडम, जो हम लोग करके थक रहे हैं। तो ये कंडीशंस क्या है कि यहाँ पे इनका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। Their fathers are as okay, they talk endlessly in a spiral that move
फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इंजरी। वो ये बताते हैं कि मैडम हम लोग अगर यहाँ पे गरीबी से जूझ रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कि हम लोग के अंदर भी ये है कि हम लोग कुछ अलग करें, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का पॉलिटिशियन जो है वो हम लोग आगे बढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो लोग खुद लालची हैं। अब प्लस वो गलत इनजस्टिस हम लोग के ऊपर अप्लाई करके रखते हैं। लिसन टू देम, उन लोग को सुनने के बाद मैंने एक चीज देखा कि आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। मैंने दो चीजों को अपने दिमाग में रखा कि वन ऑफ द फैमिली, कि एक तो इनका परिवार है caught into a web of poverty, इनका परिवार इतनी गरीबी में फंसा हुआ है, burdened by the stigma of caste। और दूसरा है, पहली गरीबी क्या है, पहली गरीबी इनके अंदर है, गरीबी मतलब ये लोग पुअर हैं, लेकिन इसके दो रीजन। पहला रीजन है कि एक तो ये लोग कास्ट सिस्टम में फंस गए हैं कि हमारा कास्ट आने वाला मतलब कि लास्ट जनरेशन प्लस कमिंग जनरेशन, सारे जनरेशन ने यही काम किया तो हम क्यों दूसरा करेंगे। तो पहला तो इनकी प्रॉब्लम है कि ये लोग बर्डेड है, ये जो कास्ट सिस्टम है इसके चक्कर में फंसे। दूसरा क्या है, साहूकार, मिडिलमैन, पुलिसमैन, लीडर, पॉलिटिशियन, ये लोग इसको दबा के रखे हैं। तो याद रखिएगा दो पॉइंट है, अगर मुकेश के तरह जितने भी लोग हैं फिरोजाबाद के, वो लोग अगर प्रॉब्लम है तो दो, पहला तो उनका कास्ट सिस्टम है, वो लोग इस चीज को सोच चुके हैं कि हम चूड़ी बनाने वाले के घर में जन्म लिए तो हम कार नहीं बना सकते, हमको चूड़ी ही बनाना है। दूसरा क्या है कि अगर कोई निकलने की कोशिश भी करता है इस समस्या से, तो साहूकार मतलब जो बिजनेसमैन है, मिडिल मैन है, पुलिसमैन है, रूल रेगुलेशन को देखने वाले ब्यूरोक्रेट्स है, पॉलिटिशियन, ये सब के सब दबा के उनको फिर से उसी गड्ढे में फेंक देते हैं। तो तुम यहाँ पर नहीं निकल पाओगे, तुमको यहीं पे रहना है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। मतलब ये सब मिलके इतना बड़ा बोझ जो है छोटे बच्चे के कंधे पे दे देते हैं कि उस बोझ को हटा के बच्चा कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं महसूस कर सकता, वो सपने को नहीं देख सकता। बिफोर ही इज अवेयर, जब तक वो सावधान हो, अपने बारे में समझे, महसूस करे, वो एक्सेप्ट कर चुका होता है कि भाई मेरे फादर पापा का जो बिजनेस था वही बिजनेस हमारा भी है। तो मतलब यहाँ पे सपना दी मतलब चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद वेयर नॉट इंडिपेंडेंट, दे वेयर अंडर बर्डन ऑफ क्या देयर कास्ट एज वेल एज ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। मतलब उनको किसी तरह की आजादी नहीं दी गई यहाँ पे। To do anything else would means to dare। अगर ये चोरी बनाने का काम है, इसको छोड़ के अगर आप कोई दूसरा काम करने जा रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्टली लड़ लो, आप प्रशासन से डायरेक्टली लड़ो, आप पॉलिटिशियन से डायरेक्टली लड़ो, आप अपने कास्ट सिस्टम से डायरेक्टली लड़ो। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और उनका जिस तरीके से विकास हो रहा है उसमें डेयरिंग का तो कहीं शब्द ही नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, I'm cheered। लेकिन जैसे मैंने मुकेश के अंदर ये कॉन्फिडेंस देखा कि मुकेश ने बोला कि मैं तो मैडम अब मैकेनिक बनूंगा, ठीक है, मैं अपना मास्टर खुद बनूंगा, मैं चोरी वोरी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तो मैं बहुत खुश हुई। चलो भाई इतने के बीच में एक बच्चा भी तो निकल रहा है ना, अरे ये निकलेगा, फिर इसको देख के कोई दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, चौथा निकलेगा, देखते देखते यहाँ से बच्चे जो है वो मतलब दे ऑल विल बी इंडिपेंडेंट एंड दे will get such type of platform where they will be capable to dream catch more, जहाँ पे वो ज्यादा से ज्यादा सपने देख सके। तो एक ही तो निकले, महात्मा गांधी अकेले आए थे ना, पूरे हिंदुस्तान को लीड करके आगे बढ़ा दिया उन्होंने। तो सेम यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि एक ही लड़का जो जहाँ पे सब लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं कि चूड़ी बनाना ही हमारा पेशा है, वहां पे मुकेश स्टैंड हो रहा है, चलो ठीक है इसको चीट करो। I want to be a motor mechanic, मैडम मेरे को तो मोटर मैकेनिक बनना है। फिर उसने रिपीट करा, he will go to garage and learn। मैं गैरेज जाऊंगा, वहां पे जाकर सीख लूंगा मैं गाड़ी चलाना जो भी है। But the garage is a long way from his home। लेकिन घर पे तो वो दूरी पे है। I will walk, मैं तो टहलते हुए चला जाऊंगा मैडम, चिंता करने की बात नहीं है। Do you also dream of flying a plane? अच्छा बच्चे ये बताओ, तुमको प्लेन एरोप्लेन उड़ाने का भी इच्छा है क्या? अभी तो वही हुआ जो भूखे मर रहा है, उसको 2 रोटी खिलाने की जरूरत है। आप क्या बोल रहे हो कि मैकडोनल्ड में खाने की इच्छा है क्या? तो यहाँ पे तो पहले तो वो निकले तो वहां से, तो जैसे मैडम ने पूछा गया जी अच्छा तुम एरोप्लेन भी उड़ाना चाहते हो क्या? He is suddenly silent, चुप हो गया वो। नो, उसने जवाब दिया नहीं, ऐसा कुछ इच्छा नहीं है मेरा, ठीक है। Staring at the ground, जमीन को देखते हुए बोलता है, in his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। आपने देखा कि वो जो गुनगुनाते हुए कुछ बोल रहा है उसमें उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, पश्चाताप हो रहा है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town। वो कार के बारे में ही सपना देख के बहुत खुश है, हैप्पी है कि चलो भाई हम ये चूड़ी से निकल के, चूड़ी के व्यापार से निकल के कार तक तो पहुंचे, आने वाला जनरेशन वो एरोप्लेन तक पहुंचेगा। तो वो उतने में ही खुश है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, ठीक है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर पे बहुत कम ही एरोप्लेन उड़ते हैं,
कार ज्यादा है तो हम कार के बारे में ही सपने देखते हैं। तो ये आपका चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर में ज्यादा किसी तरह का कोई पॉइंट नहीं है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इमोशनल स्टोरी है, दो बंदों की कहानी है, एक साहेब और दूसरा मुकेश की कहानी है, और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच है। गरीबी को दिखाया गया है कि गरीबी के अंदर पॉवर्टी अगर है तो उसके अंदर जो बंदे फंसे हुए हैं उनके ऊपर किनका किनका प्रेशर होता है, कैसे उन लोग के सपनों को चकनाचूर किया जाता है। तो ये सब चीजों को देखा गया हम लोग, ठीक है। तो इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आई विल सेंड यू ऑल लेटर, और उसको आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वर्कआउट कीजिएगा, वर्कआउट करके वर्क जो भी करना आप लोग करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेल? सबको समझ में आया चैप्टर? यस सर। ओके, चलो ये हर्ष, चलो ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप लोग को भेज दिए जाएंगे, इसको वर्कआउट कीजिएगा आप लोग। ओके ओके। मीटिंग कैसे करेंगे? एंड मीटिंग कहाँ है? एंड मीटिंग